Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this session is continuity of the previous one in which we are going to discuss about the evidences of evolution. वो तमाम शवाहिद जिनकी बुनियाद पे हम कन्विंस हो सकते हैं और दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं कि yes, evolution does exist. कौन कौन से रिमेनिंग हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, पहली चीज तो यही कि बुनियादी तौर पे इन एविडेंसेस को डिस्कस करने का मकसद क्या है कि एवोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही. तो एवोल्यूशन के होने के अमल को एक्सप्लेन करने के लिए इन लॉजिक्स का सहारा लिया जाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो पहला एविडेंस आज हम डिस्कस करेंगे इट इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी. कंपैरेटिव एनाटॉमी से क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब स्टडी किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमी. जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करके स्टडी किया जाएगा तो इसको हम कहेंगे दिस इज कंपैरेटिव एनाटॉमी. तो कंपैरेटिव एनाटॉमी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एविडेंस जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन डज एग्जिस्ट. ऑलराइट, अब ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए. डार्विन ने कहा था कि हर अगली जनरेशन पिछली जनरेशन की निस्बत थोड़ी सी बेहतर होती चली जाती है और ये उन तमाम एडेप्टेशंस का मजमुआ होता है जो कई पिछली जनरेशन से चलती चली आ रही हैं. तो ये वाली चीज स्टूडेंट्स यहां पे हमें नजर आ रही है कि बुनियादी तौर पे ये वाला जो कंपैरेटिव एनाटॉमी का कंसेप्ट है इट इज द सपोर्ट टू द थ्योरी ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. और इसी की बुनियाद पे फिर हम एक नई डेफिनेशन बनाएंगे यहां पे जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है कि कोई एक ही एंसेस्टर हो और उसमें से बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स के डिसेंडेंट्स निकलना शुरू हो जाएं. उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो डार्विन ने कहा कि हर एक फोक के ऊपर एक एंसेस्टर बैठा हुआ है और उसमें से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं वो डिसेंडेंट्स की ब्रांचेस हैं एंड दे हैव सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन देम. तो वो वाला कंसेप्ट यहां पे हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी में भी नजर आ रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को फर्दर हम किस एविडेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं एंड इट इज द स्केलेटल एलिमेंट्स फॉर्मिंग फोर लिम्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स. अब इस चीज को आप भी समझते हैं और आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि अगर हम अपने बाजू की हड्डियों की तरतीब देखें तो हमें पता है कि इसमें ह्यूमरस और फिर रेडियो अल्ना और फिर उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फिलेंजेस वगैरह मौजूद हैं. इसी तरह पांव के अंदर भी सेम सीक्वेंस के साथ चलें तो फीमर और टिबियोफिब्यूला और फिर उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फिलेंजेस मौजूद हैं. तो ये जो सीक्वेंस हमें नजर आ रहा है लिम्स के अंदर जब गौर से देखा जाता है तो पता चलता है बहुत सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर द सेम सीक्वेंस हैज बीन कॉपीड. तो ये इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि हो सकता है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के कॉर्डेट्स ओरिजिनेट हुए हैं इनका इंसेस्टर कोई ना कोई एक ही हो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? होमोलॉजी. ऑलराइट, अब होमोलॉजी को अगर डिफाइन किया जाए इन द ब्रीफेस्ट फॉर्म तो हम क्या कह सकते हैं? सिमिलैरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्री. वही वाली बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं एंसेस्टर एक था और उनसे ओरिजिनेट होने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं बट दे केप्ट सम सिमिलैरिटीज इन देयर एनाटॉमिकल फीचर्स. तो वो एनाटॉमिकल फीचर्स जो हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमारे सामने आ जाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स. आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक. अब इसका क्या मतलब है कि बुनियादी तौर पे जो हमारी हड्डियों की तरतीब है, अभी जो मैंने स्केलेटल एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए थे, हमारे अंदर भी वही नजर आ रहे हैं, घोड़ों के अंदर भी नजर आते हैं, बैट्स के विंग्स में भी नजर आते हैं, इवन के डॉल्फिन्स और व्हेल्स वगैरह के फ्लिपर्स में भी नजर आते हैं. तो ये सीक्वेंस अगर हड्डियों का एक जैसा है तो स्ट्रक्चर तो सेम हो गया, लेकिन फंक्शन के एतबार से जब हम देखते हैं तो कुछ चलने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ उड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ जो है वो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसमें एग्जांपल्स भी ये डिस्कस की गई हैं. प्लांट्स में से अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के एतबार से हम लेते हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को. दैट आर बेसिकली द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ऑल ऑफ देम हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीव्स. लीव्स की मॉडिफिकेशंस हैं तो इस बुनियाद पे हम इनको भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं कि ओरिजिनेट तो पत्तों से हुए लेकिन फिर फर्दर सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स और कार्पल्स में डिफरेंशिएट होते चले गए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इट इज अबाउट द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स और रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स या वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी इनको हम कह सकते हैं. अब यहां पे याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि द ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, हिस्टोरिकल रेमनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बाद नो लॉन्गर एसेंशियल प्रेजेंटली. अब इससे क्या मुराद है कि अगर हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनाटॉमिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी एक ग्रुप के अंदर तो कोई एक पार्ट, कोई काम या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसी तरह का या उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर नजर आता है तो हम कहते हैं कि इट हैज
lost its function but still it is present. तो इस तरह के organs को, इस तरह के structures को फिर हम कहेंगे कि these are the vestigial organs और rudimentary structures जो आहिस्ता आहिस्ता reduce हुए और काम करना छोड़ चुके हैं. इसकी बेहतरीन मिसाल appendix, alright, और स्पेशली appendix present in the carnivore digestive system. यानी कि appendix को relate किया जाता है with some sort of digestion of cellulose या digestion of green part of the food. लेकिन कार्निवोर्स चूंकि मुकम्मल तौर पे ही गोश्तखोर होते हैं तो उनके अंदर इस वेस्टेज का या इस स्पेशल रिड्यूस स्ट्रक्चर का मौजूद होना इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती. लेकिन एवोल्यूशन ये कहती है कि चूंकि इन ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कोई ना कोई कॉमन थे, इस वजह से जब ये डिसेंड हुए हैं उसे तो डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट डोमेन्स में जाने के बावजूद इनके अंदर कोई ना कोई मिलते जुलते मुशाबहत वाले स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अदर एग्जांपल्स ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर, we can say the presence of the pelvis and the lower limb bones जो reduced form में हमें नजर आ रही हैं, यानी कि leg bones whales के अंदर, dolphins के अंदर और snakes के अंदर. क्योंकि ये वो organisms हैं जिनको अब हम मौजूदा दौर में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका तो ताल्लुक ही नहीं है चलने के साथ, या इनके अंदर तो किसी तरह की limbs वाली लोकोमोशन नजर ही नहीं आ रही हमें फोर लिम्स या हाइंड लिम्स की फॉर्म में. तो इनके अंदर इन हड्डियों का मौजूद होना एवोल्यूशन के एतबार से ये रिप्रेजेंट करता है कि दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर एज विद द अदर ऑर्गेनिजम्स हु आर यूजिंग देयर लिम्स नाउअडेज. ऑलराइट, और फिर इसमें एक और चीज का इजाफा करते चलें कि रिसेंटली साइंसदानों ने ये एज्यूम किया है कि कोई इस तरह का एंसेस्टर डिस्कवर हुआ है कि जो वेल्स के एंसेस्टर्स के तौर पे जाने जाते हैं एंड दे हैव लिम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक नई चीज यहां पे आ रही है एंड दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. स्टूडेंट्स, अब इसको आप फिजिक्स के एतबार से समझें तो कन्वर्ज होना यानी कोई चीज फैली हुई हो और किसी एक नुक्ते पे इकट्ठी होना शुरू हो जाए. तो इसी को एवोल्यूशन के एतबार से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये है कि कोई डिफरेंट टाइप्स के एंसेस्टर्स थे लेकिन उनके आहिस्ता आहिस्ता डिसेंडेंट्स में कोई एक कॉमन फीचर डेवलप होना शुरू हो गया. ऑलराइट, this type of evolution is known as convergent evolution. So we can define it evolution of similar features in species of different lineages. यानी ग्रुप्स मुख्तलिफ हैं लेकिन कोई ना कोई फीचर एक जैसा मिलता जुलता हो सकता है. और इसको एक्सप्लेन करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स. और इन ऑर्गन्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली अलाइक ड्यू टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. एंसेस्टर्स बेशक मुख्तलिफ थे लेकिन इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह के डेवलप किए हैं कि जिनका काम एक ही तरह का है, साख्त बेशक मुख्तलिफ है लेकिन फंक्शन एक ही जैसा परफॉर्म कर रहे हैं. और इसकी बेहतरीन मिसाल विंग्स ऑफ बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ देम दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेकिन साख्त को अगर देखें तो मक्खी के पर में और किसी चमगादड़ या किसी परिंदे के पर में देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द एनाटमी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर बेशक मुख्तलिफ है लेकिन फंक्शन इनका सेम है तो हम इनको कहेंगे दीज आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. और इनके इस कॉमन फीचर को हम कहेंगे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग एविडेंस डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज स्लाइटली एडवांस्ड, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी. जी स्टूडेंट, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से क्या मुराद है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कुछ जगहों पे हमें नजर आता है कि वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी स्टेजेस कॉमन है. ऑलराइट, यानी देखने के एतबार से बहुत सारे कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो हैं ब्लास्ट्यूला गैस्ट्रूला स्टेजेस से ऑनवर्ड कुछ फीचर्स इस तरह के हैं कि जहां पे जाके एम्ब्रियोज बिल्कुल एक तरह के लगना शुरू हो जाते हैं. तो उन तमाम फीचर्स में से जो एक फीचर हमने कॉमनली यहां पे सेलेक्ट किया है इट इज द प्रेजेंस ऑफ the gill pouches or also known as the gill slits. Alright, ये हमें नजर आते हैं कहां पे? गर्दन की साइड पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. तो इस वजह से इनको हमने कहा कि ये लेटरल साइड ऑफ द नेक या किसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल फेज के दौरान गर्दन वाली जगह पे नजर आएंगे. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गिल स्लिट्स. ऑलराइट, फिर स्टूडेंट्स इनको अगर हम फर्दर पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना चाहें समझने के एतबार से तो वी कैन से that in fish the gill pouches develop into gills क्योंकि वो पानी के लिहाज से मॉडिफाई हो चुकी हुई हैं. ये वाली चीज क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द हैबिटेट्स, कि गिल स्लिट्स मौजूद हैं, गिल पाउचेस मौजूद हैं लेकिन डेवलपमेंट के एतबार से चूंकि उन्होंने पानी के लिहाज से मॉडिफाई होना है तो दे विल मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द एक्वेटिक हैबिटेट और वो गिल्स की फॉर्म में फर्दर प्रोग्रेस कर जाएंगे. जबकि खुश्की पे पाए जाने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स गिल पाउचेस डेवलप इनटू यूस्टेशियन ट्यूब्स. और यूस्टेशियन ट्यूब्स क्या हैं?
ये वो मखसूस किस्म की नालियां हैं जो आपके मिडिल ईयर को आपके गले के साथ ला के कनेक्ट कर रही हैं, जिसकी ओपनिंग अंदर वाली साइड से हमें ऑरिफिस की फॉर्म में नजर आती है। तो ये वाली चीज जो यूस्टेशियन ट्यूब है, बुनियादी तौर पे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में नजर आने वाले गिल पाउचेस की फर्दर प्रोग्रेशन हमें इस फॉर्म में नजर आ रही है कि पानी वाले जानदारों में पानी के लिहाज से कोई फीचर डेवलप हो गया और खुश्की पे आने वाले जानदारों के अंदर ये यूस्टेशियन ट्यूब्स की फॉर्म में हमें नजर आएगी। तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स हमें क्या बता रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एक जैसे फीचर्स का मौजूद होना, इट इज अनदर एविडेंस दैट दे माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये वाली चीज it is a strong evidence of evolution for the evolutionists. All right students, फिर उसके बाद जो next हमने डिस्कस करना है evidence, it is molecular biology. जी students, molecular biology is one of the strongest evidence of evolution. वो किस लिहाज से कि अब चूंकि हम इतनी डेप्थ में जा चुके हुए हैं साइंस की कि हमने चीजों को मोलेकुलर लेवल पे जाके स्टडी करना शुरू किया। तो मोलेकुलर लेवल पे जब जाके स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि all the organisms they are composed of some basic molecules like carbohydrates, fats, proteins and nucleic acids. अब इस कंपोजिशन के बाद फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि सम जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल से क्या मुराद है कि कुछ जेनेटिक कोड्स इस तरह के हैं कि जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में भी कॉमन अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें बताता है कि अगर एक तरह के जानदारों में एक जैसा जेनेटिक कोड होता तो कोई और बात थी, लेकिन अगर मुख्तलिफ इकसाम के ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम जेनेटिक कोड सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो दे माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी मिसाल आपकी किताब में दी गई है अबाउट द साइटोक्रोम सी। अब इस चीज को अगर हम समझें स्टूडेंट्स तो हमें पता चलता है कि इट इज अ हीम कंटेनिंग रेस्पिरेटरी प्रोटीन। आप लोगों को साइटोक्रोम सी का याद होना चाहिए कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। अब ये जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नजर आती है और बैक्टीरिया के अंदर उसकी दूसरी मेम्ब्रेन्स में एम्बेडेड फॉर्म में नजर आती है, बट इट इज फाउंड ओनली इन द एरोबिक स्पीशीज। ऑलराइट, और इसका मौजूद होना बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक डिफरेंट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस बात की निशानदेही करता है कि इट माइट हैव सम रिलेशनशिप विद अ कॉमन एंसेस्ट्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसको एक और नजरिए से अगर हम फिट करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तमाम एविडेंसेस जो हम एवोल्यूशन के एतबार से समझ रहे हैं कि दे माइट हैव कॉमन एंसेस्टर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट माइट हैव अ कॉमन क्रिएटर एंड दैट इज फॉर श्योर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे आज के सेशन का इख्तिताम करें, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।